हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन की इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 16 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे हम पिछले वीडियो का। पहला प्रश्न था कल, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लगाने के लिए कितने जिलों में अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 जिलों में ये क्लस्टर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 16 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में गृह प्रवेश करवाएंगे? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में गृह प्रवेश करवाएंगे 16 फरवरी को। ये डेट्स याद रखनी। देखिए, जहां मैं आपको डेट दे रहा हूं वहां आपको डेट याद रखनी है। वो डेट महत्वपूर्ण है, वो डेट आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा 1 लाख के अलावा इससे पहले नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2 लाख हितग्राहियों को पहले ही उनके जो नए आवास हैं उनमें गृह प्रवेश कराया जा चुका है। यानी कि 3 लाख आवास जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, नागपुर में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के शोरूम मृगनयनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय मंत्री, जिनके द्वारा इसका शुभारंभ जो है वो नागपुर में किया गया है। अगला था हमारा 30 करोड़ रुपए की राशि जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग की सहायता से मंजूर करवाई है दमोह जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये दमोह जिले का जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। सिंगौरगढ़ का किला, दलपत शाह की समाधि, निदान कुंड, नजारा व्यू पॉइंट, दुर्गावती का पूजा स्थल, दुर्गावती पार्क और भैंसा घाट गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार जो है इसके द्वारा करवाया जाएगा। विदिशा के टाउन हॉल में किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये सुषमा स्वराज की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। विदिशा और रायसेन के जो लोकसभा सीट है उनको ये रिप्रेजेंट करती थी। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये भूरीबाई हैं, जिनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत भवन की 39वीं वर्षगांठ पर ये मुख्य अतिथि थी, उसमें जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसके अलावा कपिल तिवारी भी मुख्य अतिथि थे। इन दोनों को अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 का। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज सक्सेसफुली चल रही है। एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज भी जल्द आपको मिल जाएगी। ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। नेशनल हाईवे का अपडेटेड जो वीडियो है वो भी इसमें आज अपलोड हो गया है। नेशनल हाईवे बता दूं मैं आपको, बहुत सारे जो नेशनल हाईवे हैं वो अपडेट हो गए हैं और अब नेशनल हाईवे 3, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। नेशनल हाईवे 3 अब आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। ठीक है, इसमें सारी बुक्स जो हैं, ज़्यादातर बुक्स में आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। उनके नए जो एडिशन है उनमें भी पुरानी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। 30 नवंबर 2018 को ये लिस्ट जो है वो अपडेट की जा चुकी है। चलिए पहला प्रश्न है आज का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने के क्रम में किसको शामिल किया गया है? देखिए, एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने एक प्रोजेक्ट है, एक कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत अभी हाल ही में सांची स्तूप जो है उसको शामिल किया गया है। इसमें भारत के 50 प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में से चिन्हित किया गया है। रायसेन जिला प्रशासन जो है बाल संरक्षण आयोग के साथ मिलकर और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर यहाँ पर बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्त कराने का अभियान जो है चलाया जाएगा। चलिए यहाँ पर बात आई है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, प्रमुख जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, प्रियांक कानूनगो जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये 5 मार्च
2007 को की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 अधिनियम के तहत। और इसका जो उद्देश्य है, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है, बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, बाल मजदूरी पर रोक लगाना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं, इसका जो उद्देश्य है उसके अंदर। और इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, 0 से लेके 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब पूरा 0 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये आयोग जो है वो काम करता है। ठीक है, एक और चीज है, 5 मार्च को ही, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, उसी दिन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हेड ऑफिस इसका है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी शांता सिन्हा। ठीक है, शांता सिन्हा इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। आयोग में एक और हम आपको बता दें कि जो सदस्य हैं इसमें एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष होने के साथ साथ इसमें 6 और अन्य सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होती हैं। ठीक है, मतलब 4 आदमी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। ज़्यादा भी महिलाएं हो सकती हैं लेकिन कम से कम 2 महिलाएं इसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो अध्यक्ष हैं या जो अन्य सदस्य हैं इसके, उसकी जो नियुक्ति है वो एक समिति के द्वारा की जाती है। और इस समिति के अंदर ध्यान रखिए, इस समिति के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो आपके विपक्ष के नेता होते हैं दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के जो नेता होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा जो गृह मंत्री हैं वो इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा आपकी जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो इसके अंदर होते हैं। जो समिति होती है 4 प्रकार के जो लोग हैं वो इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो सदस्य होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, आरिफ वेग शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, आरिफ वेग पूर्व भाजपा नेता थे और इनके नाम से एक सम्मान स्थापित किया गया है, आरिफ वेग शांति पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन जो है उसके द्वारा अभी हाल ही में वरिष्ठ नेता स्वर्गीय आरिफ वेग की 86वीं जयंती पर रविंद्र भवन भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने इसको संबोधित किया था। कब हुआ है कार्यक्रम? 15 फरवरी को हुआ है। हमारा नारा भाईचारा मिशन जो है उसके संस्थापक भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ वेग की 86वीं जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आरिफ वेग शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये 15 फरवरी को किया जाएगा, क्या किया जा चुका है, 15 फरवरी को रविंद्र भवन में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की उपस्थिति में उन्हें ये सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रेड 1 एडवांस में उपलब्धि हासिल करने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेस्ट्रियन अकेडमी जो है जिसे घुड़सवारी अकादमी कहा जाता है, ये अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये अकादमी है आपकी राजधानी भोपाल के अंदर स्थित और 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। तो हाल ही में जो प्रणय खरे हैं इनको ये उपलब्धि हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं और इन्होंने ग्रेड 1 यानी कि 140 सेंटीमीटर, इसमें दिल्ली में एक जो चैंपियनशिप चल रही थी सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 9 से 15 फरवरी 2021 तक, उसमें ग्रेड 1 यानी कि 140 सेंटीमीटर शो जंपिंग में इनका जो अश्व है, इनका जो घोड़ा है उसका नाम है वनीला स्क्वाय। ठीक है, ये ध्यान रखिए, वनीला स्क्वाय, ये भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश को रजत पदक इसके अंदर दिलाया है। प्रणय खरे जो है वो सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रेड 1 एडवांस में उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी मध्य प्रदेश के बन गए हैं। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में प्रणय खरे 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1
कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक ये देश को दिला चुके हैं। जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में 17 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक दिला चुके हैं। और सीनियर चैंपियनशिप जो होती हैं उनमें 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक ये मध्य प्रदेश को अभी तक दिला चुके हैं। इसके अलावा जो रीजनल और प्रीमियर इक्वेस्ट्रियन लीग्स या हॉर्स शो होते हैं उनमें अब तक 51 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 32 कांस्य पदक ये मध्य प्रदेश को अभी तक दिला चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको चीजें। अगला प्रश्न है, मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये मध्य प्रदेश है जो मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां मेडिकल कॉलेज यानी कि गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को इसमें शामिल भी किया जाएगा। इसी प्रकार चिकित्सा छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी बीमा पॉलिसी भी शुरू करी गई, जिसमें 10 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा कवर रहेगा। और ऐसा करने वाला भी मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन चूंकि ये चीज़ अभी तक नहीं आई थी कि मध्य प्रदेश ही देश का ऐसा पहला राज्य बना है। ये भी हाल ही में ये जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके द्वारा ये जानकारी भी दी गई है। अगला प्रश्न है, किस जिले में पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो ये भिंड पुलिस मुख्यालय जो है उसके अंदर ये लॉन्च करा गया है, जिसमें डाकुओं पर उन्होंने किस तरीके से डाकुओं को ख़त्म किया उसकी कहानियों को प्रदर्शित करने का एक अनूठा संग्रहालय है। और भिंड में पुलिस मुख्यालय के अंदर इसको बनाया गया है। इसमें कई अनूठी वस्तुएं जिनका उपयोग डकैत फूलन देवी या निर्भय गुर्जर के द्वारा किया गया था। इसमें बॉलीवुड फिल्म चंबल के डाकू की मेकिंग के चित्र भी दिखाए गए हैं। इन संग्रहालयों में डाकुओं के अपराधों को भी दिखाया जाएगा। पिछले 5 दशकों में लगभग 2000 डिजिटल पुलिस रिकॉर्ड और सामग्री का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा, जिसमें डाकुओं के हत्या, लूट और अपहरण के अपराधों को दर्ज किया गया है। इसमें 28 पुलिसकर्मियों के भी चित्र होंगे जो डकैतों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इनमें 30 वीरता पुरस्कार जीतने वाले पुलिसकर्मियों के चित्र भी दिखाए जाएंगे। तो ये अपनी तरीके का एक अनूठा संग्रहालय जो है वो मध्य प्रदेश में भिंड में बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसा आपने यहाँ पे इमेज में देखा है, ये ऐसी वस्तुएं हैं वेस्ट टू आर्ट जिसको कहा जाता है। वेस्ट टू आर्ट, वेस्ट टू आर्ट का मतलब होता है कि जो वेस्ट होता है उससे आर्ट बनाना। तो इंदौर में लगातार वेस्ट टू वेल्थ थीम पर उन सामानों का उपयोग क्रिएटिव ढंग से किया जा रहा है जो कचरे में फेंक दी गई। इसी पर आधारित एक और 4R गार्डन का शुभारंभ जो है वो अभी हाल ही में किया गया है। इंदौर में शुभारंभ किया है उषा ठाकुर जो कि पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं। और निगम ने इंदौर का जो नगर निगम है उसमें सबसे पहले वार्ड 47 के केशव गार्डन को 4R गार्डन के रूप में तैयार किया था। और उसके बाद अन्य वार्ड के गार्डन को भी इसी तर्ज पर 4R के सिद्धांत पर तैयार किया जा रहा है। इसकी 51 पुलिस चौकी के पास इस गार्डन का जो नाम है वो ज्योतिबा फुले 4R गार्डन रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, ज्योतिबा फुले 4R गार्डन। ठीक है, ध्यान रखिए। 2 प्रश्न डिस्कस करेंगे हम। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि निम्न में से किसने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दिलावर खां। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में जब परमार वंश का अंत हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश में एक तरीके से जो दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम वंश था वो आ गया था। उसी समय तैमूर जो था, तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर के आक्रमण के समय नासिरुद्दीन महमूद था जो मालवा में आया, और इसने नासिरुद्दीन महमूद ने मालवा का सूबेदार था कौन? दिलावर खां। ठीक है, इसने दिलावर खां को सब कुछ अपना मतलब माना था। ठीक है, मतलब एक वो कहते हैं ना कि इसके अंडर में ही वो रहने लगा था। तो दिलावर खां ने 1390 से लेकर 1401 ईस्वी तक जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके अंदर मालवा का सूबेदार रहा था। ठीक है, और उसके बाद जब नासिरुद्दीन द्वितीय यहाँ से चला गया तो 1401 में फिर दिलावर खां ने मध्य प्रदेश के अंदर मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। और दिलावर खां का जो वास्तविक नाम था वो था हुसैन। ठीक है,
तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर इसकी जो राजधानी थी वो बनाई थी इसने धार। मेदिनी राय का वास्तविक नाम था, ये अभी तक किसी को नहीं पता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मेदिनी राय एक्चुअल में इनको उपाधि दी गई थी, ठीक है। ये चंदेरी के शासक थे और इनका जो नाम था वो था रायचंद्र पूर्विया, ठीक है। और जो महमूद शाह खिलजी द्वितीय था, महमूद शाह खिलजी द्वितीय, मालवा का जो स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत जो थी उसी के अंतर्गत 1510 में जब नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई तो महमूद शाह खिलजी द्वितीय अगला शासक बना, ठीक है। और इसी ने ही मेदिनी राय को अपना सलाहकार बनाया था और सलाहकार बनाने के उपरांत उसको मेदिनी राय की उपाधि दी थी। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट करना है। दूसरा प्रश्न है, बाल कवि बैरागी का जन्म स्थान जिला है। ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आज के वीडियो पर आपका टारगेट है लाइक करने का 2000 लाइक्स, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।